हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिद्ध आईएएस। इस वीडियो में हम 2021 के पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे, पार्ट 2। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चन का एनालिसिस किया है और इस वीडियो में हम 51 से 100 तक का एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। और वीडियो पूरा देखा करिए, तभी आपको समझ आ जाएगा कि हम ये ट्रिक्स को कैसे अप्लाई कर रहे हैं। और देखिए, एक डिस्क्लेमर ये है कि ट्रिक्स हम सब क्वेश्चन में नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, हम हमारे पास नॉलेज तो होना चाहिए, जैसे मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया था आपको कि नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर अप्लाइंग एनी ट्रिक्स। ओके, तो दैट इज़ प्री रिक्विजिट है कि आपके पास एक बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, उसके बाद ही हम ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी हम गेस मास्टर या इसको जो भी हम बोलते हैं, तो वो हम अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, और दूसरा ये देखिए, अब जहाँ अब मैं ये जो पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब या जो भी मैंने पहले पेपर सॉल्व किए हैं, एक क्या होता है कि एक हिंडसाइट बायस होता है, क्योंकि एक हमें आंसर पता है तो हम उस आंसर तक मतलब पहुंचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन अब देखिए, मुझे पहले थोड़ा एक्सपीरियंस है और मैंने प्रीलिम्स के पेपर में ऐसे अप्लाई भी किया है, तो उस हिसाब से मैं मतलब ये कह सकता हूँ कि कुछ कुछ सब आंसर्स में, क्वेश्चंस में हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ आंसर में तो हम ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं उन चीज़ों को। तो ये तो रहेगा ही, लेकिन आपको ना ये जो माइंडसेट है ये डेवलप करना है। पीवाईक्यू सॉल्व करने का जो एक माइंडसेट होता है, जो हम हमारे पिछले सारे वीडियो में मैं जो बताता आया हूँ आपको, तो उस हिसाब से एक माइंडसेट डेवलप करना है और उसके साथ ही हमें इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ओके, तो आई होप आप जैसे प्रीलिम नज़दीक आ रहा है और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, तो अभी आपको और अच्छे से मतलब रिवीजन या मैपिंग या जो भी चीज़ें हैं वो उसको आपको अच्छे से करना चाहिए और उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए। ठीक है, वैसे एनालिसिस भी हमने बहुत कुछ किया है पीवाईक्यू का, उस हिसाब से आप वो सारे थीम्स को देख सकते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज पर्माकल्चर इज फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। देखो, इन्होंने यहाँ पे यही भी दिया है कि ये केमिकल फार्मिंग है। ठीक है, मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजर्स और ये चीजें यूज हो जाएंगी, मतलब बायो पेस्टिसाइड है जो भी, मतलब इसमें यूज हो जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, पर्माकल्चर इज अ परमानेंट एग्रीकल्चर। ओके, तो पर्माकल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस monocultural practices, but in conventional chemical farming monoculture practices are predominant। तो देखिए, पर्माकल्चर जो है, इसमें मोनोकल्चर प्रैक्टिस क्यों नहीं होती? क्योंकि देखिए, कोई भी जो एग्रीकल्चर होता है, मतलब पर्माकल्चर जो होता है, उसमें ऐसा होता है कि वो जो ऑलरेडी जो मतलब वहाँ पे जो क्रॉप्स लिए होते हैं ना, उस क्रॉप्स को हम ज़्यादा जीरो, मतलब उसमें इतना ज़्यादा टिलेज नहीं करते, और एक क्रॉप होने के बाद दूसरा हम क्रॉप उसमें यूज़ करते हैं। या क्या होता है कि एक तो वहाँ पे एक ही क्रॉप नहीं होता, जैसे मतलब अगर हमने आपने अगर अपना बैकयार्ड देखा होगा, बैकयार्ड में हम एक ही चीज थोड़ी होती है हमारी, या कभी कभी क्या होता है कि थोड़े एरिया में हम अपनी सब्जी का उसका उसका कल्टीवेशन करते हैं, बाकी एरिया में मिलेट्स करते हैं। तो ये चीजें इसको बोलते हैं पर्माकल्चर। और वहाँ पे एक क्या होता है कि एक रिले फार्मिंग भी इसमें आ सकता है। ठीक है, जीरो टिलेज भी इसमें आ सकता है। तो ये सारी चीजें सबका ये मिक्सचर है पर्माकल्चर। तो ये मोनोकल्चर को प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि जो केमिकल फार्मिंग है उसमें हम एक ही एक क्रॉप लगाते हैं, जैसे मेज लगा दिया, वीट लगा दिया, राइस लगा दिया, तो ये एक मोनोकल्चर हो जाएगा। तो दिस इज राइट स्टेटमेंट। फिर देखिए, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन द सॉइल सैलिनिटी। देखो, कैन बोला है और ये थोड़ा नेगेटिव भी है, तो ये सॉइल सैलिनिटी कर सकता है। बट ऑकरेंस ऑफ सच इज नॉट ऑब्जर्व इन द पर्माकल्चर फार्मिंग। क्योंकि देखो, पर्माकल्चर फार्मिंग का मतलब ही है कि ये परमानेंट, मतलब यहाँ पे एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होगा। ओके, मतलब प्रिसीजन एग्रीकल्चर नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये सस्टेनेबल मतलब वहाँ पे एक जो मतलब बायो फर्टिलाइज, मतलब जो वीड्स होते हैं वो उसको यूज करके, मतलब उन्हीं का यूज करके ये मैन्योर ये सब उसमें क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी सही है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इज इजीली पॉसिबल इन सेमी एरिड रीजन्स, बट पर्माकल्चर फार्मिंग इज नॉट सो इजीली अवेलेबल इन द सच रीजन्स। देखो ये क्या बोल रहा है, इजीली पॉसिबल। देखो, फार्मिंग इतनी इजीली पॉसिबल है क्या इंडिया में कहीं पे भी? क्योंकि फार्मिंग के लिए आपको मतलब बहुत सारा, अगर आपको आपने देखा होगा फार्मर्स कितने मतलब परेशान होते हैं, इसलिए तो फार्मर सुसाइड होता है। जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सुसाइड है, बाकी सारे रीजन में भी फार्मर्स का जो कंडीशन इतना अच्छा नहीं है। तो ये दिखा था कि ये बोल रहा है कि इजीली पॉसिबल। देखो, इतने केमिकल केमिकल तो हम इतना यूज कर रहे हैं, यूरिया या इतने फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, इतने पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, फिर भी हम
स्ट्रगल कर रहे हैं ना, तो ये इजीली पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो आप खुद भी इसको सोच सकते हो। तो देखिए, प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन परमाकल्चर फार्मिंग बट नॉट नेसेसरीली इन द केमिकल। तो यही तो मैं बोल रहा था कि जो परमाकल्चर है उसमें मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका ही एज अ एक मैन्योर, एज अ एक फर्टिलाइजर एज अ यूज कर सकते हैं, ठीक है उसका। तो दिस इज ऑल्सो राइट। तो देखिए यहाँ पे जो है 1 2 एंड 3, देखो 3 रॉन्ग है, तो वैसे भी ये गलत, ये चला जाएगा। और बाकी देखो 2 ही बचे हैं, तो इसमें 1 2 4। और जो ऑप्शन भी देखो इन्होंने कैसे किया है कि सारे सही नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम सही होने चाहिए, क्योंकि इन्होंने सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, तो इसलिए इसका आंसर 1 2 4 हो जाएगा। ऐसा भी आप सोच सकते हो। फिर देखिए पाम ऑयल के बारे में, देखो पाम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, दिस इज वेरी फेवरेट टॉपिक। वेजिटेबल ऑयल के बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी मतलब एक बाद में पूछा था, एक पहले भी पूछा था कि इंडिया का इंपोर्ट का जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा किसका है, जो वेजिटेबल ऑयल का है। 2023 में भी ये स्टेटमेंट एज अ स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। तो अब ये देखा करिए। इसमें क्या बोल रहा है कि पाम ऑयल इज अ नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया। देखो ये नेटिव है या नहीं हमें पता नहीं है, ठीक है। फिर देखिए पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज। देखो इतना मतलब लीनियंट बनाया है, सम इंडस्ट्री तो होगा ही रॉ मटेरियल किसी में किसी में। तो पाम ऑयल कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोडीजल, देखो कैन बी बोल रहा है और ये इस पे करते भी है। तो देखो सेकेंड एंड थर्ड हम श्योरली बोल सकते हैं कि दिस इज दीज आर द करेक्ट। बट पाम ऑयल जो है ये साउथ ईस्ट एशिया का, देखो हम इंपोर्ट करते हैं मलेशिया से, इंडोनेशिया से, बट वो वहाँ का नेटिव नहीं है, ठीक है। ये अफ्रीका का नेटिव है और वो वहाँ का नेटिव नहीं है, ठीक है। और ये जो ऐसी जगह है ना, ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, ठीक है। वहीं का नेटिव कैसे होगा, दूसरी जगह का भी हो सकता है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया, बस इंडिया वहां से इंपोर्ट कर रहा है, इसलिए यूपीएससी ने ये स्टेटमेंट दिया होता है, ठीक है। ऐसे भी हमें थोड़ा सोचना चाहिए। सो दिस इज रॉन्ग। अगर एक रॉन्ग हो जाए तो आंसर 2 एंड 3 हो जाएगा। फिर देखिए, देखो ऐसे वाले जो क्वेश्चन है कि इंडस रिवर सिस्टम में क्या बोल रहा है कि रिवर जॉइंस द इंडस डायरेक्टली, जो इंडस को डायरेक्टली जो मिलता है, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ पे इंडस है, ठीक है, जो पाकिस्तान से अरेबियन सी में जाता है। फिर यहाँ पे बियास है, ठीक है, सतलज है, ओके। तो इन सब का देखिए आप, ओके। तो इसमें क्या बोला कि डायरेक्टली, देखो ये जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्टली एनसीईआरटी से लिया गया है, और इसका जो आंसर है सतलज है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमें गलत नहीं करने हैं। तो ये जो रिवर सिस्टम है उसको आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। रावी, बियास, सतलज जो भी है, तो इनको देखिए प्लीज, क्योंकि इसमें 2023 में क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, जो बुरी गंडक, गंडक उलर लेक वाला, ठीक है। तो वो देख लीजिए। फिर देखिए, ये देखो क्या पूछा है कि डिडवाना, कुचामन, सरगोल एंड खाटू। देखो इसको, इसके बारे में किसी को उस टाइम किसी को नहीं पता था कि इसका आंसर क्या होगा, बट स्टिल हम ना, अगर दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन को मैं डिफिकल्ट इसलिए मानता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना चार जो ऑप्शंस होते हैं वो, मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन आंसर हो सकता है, ठीक है। बट इसमें थोड़ा अगर लॉजिक ही हमें ढूंढना है, तो इसमें देखो ये क्या बोल रहा है कि खाटू मतलब कुछ तो ऐसा खारा, खारा पानी जो होता है, सॉल्टी वाटर, और मतलब इस टाइप का कुछ तो ऐसा लग रहा है कि उसको पढ़ के, ठीक है। तो देखिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये रामसर साइड, तो हम इसको निकाल सकते हैं, अगर होता तो हमने उसको पढ़ा होता, ठीक है। दूसरा है कि ग्लेशियर। देखो ग्लेशियर के नाम तो ऐसे नहीं है, जैसे जो हिमाचल प्रदेश के नाम में भी ऐसे कुछ ये ऐसे नहीं होते, थोड़े अलग टाइप के वो नाम होते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं है, बांदरपुंज ग्लेशियर ऐसे कुछ नाम होते हैं ना उनके, तो वो भी नहीं है। बाकी देखो मैंग्रोव एरिया और सलाइन लेक तक आप आ सकते हो। देखो मैं बोलता हूँ कि इसका आंसर आपको पता, मतलब एग्जाम कंडीशन में दिस इज वेरी डिफिकल्ट, इसमें आप बस 50-50 तक आ सकते हो। इसके ऊपर मतलब आना, अगर आपने सही मार्क कर, दैट इज योर लक आई थिंक। अगर आपको पता है तो दैट इज गुड, बट सबको पता होना आई डोंट थिंक कि ये इतना पॉसिबल है। तो ये मैंग्रोव एरिया नहीं, उसका सलाइन लेक है, लेकिन ये दो तो आपको एलिमिनेट करना चाहिए। फिर देखिए, अब राइज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। तो देखिए ईस्टर्न घाट से कौन सा ये हो रहा है। तो देखो मैं ये बोलता हूँ कि दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दो दो ही ऑप्शन है और दो को इलिमिनेट ही करना है हमें। बट स्टिल अगर आपने अगर रिवर सिस्टम अच्छे से किया तो आपको ये पता होगा। हम पढ़ते कि ब्रह्माणी और बैतरणी, ब्रह्माणी और बैतरणी ये जो है ये छोटा नागपुर प्लेटू से मतलब ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो हम एक को तो एटलीस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। एक को अगर हमने निकाल दिया तो ये दो और चार, मतलब चार वमसधारा तो है ही। तो देखो सुवर्ण रेखा, अब देखिए अगर आपको थोड़ा पता है, ब्रह्माणी और बैतरणी ये उड़ीसा में आके मतलब बे ऑफ बंगाल में ये मिलते हैं। तो सुवर्ण रेखा, देखो सुवर्ण रेखा जो है ये वेस्ट बंगाल में भी जाती है। तो आप सोच सकते हो कि वेस्ट जो ईस्टर्न घाट है वो इतना ऊपर थोड़ी होगा, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट इतना ऊपर नहीं है, ठीक है। उड़ीसा के नीचे तक ही ये है, ये ईस्टर्न घाट, ओके।
तो ये सुवर्ण रेखा भी नहीं है, तो इसका आंसर नागावली एंड वमसधरा है। ठीक है, अगर आपको मैप में भी देखना है तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये जो ब्रह्माणी, सबसे पहले देखिए ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट कहाँ तक है, ये देखिए ओडिशा के यहाँ तक दिखाया है। ठीक है, ओडिशा के ऊपर तो ईस्टर्न घाट नहीं है वैसे। यहाँ पे देखिए ये महानदी, महानदी के ऊपर ब्रह्मांडीय बैतरणी है, और महानदी भी वैसे भी, वो भी छोटा नागपुर प्लेटो वहीं से आती है। ठीक है, तो उसके ऊपर वाली रिवर तो ईस्टर्न घाट में होगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा ये देखिए, यहाँ पे ये वमसधारा, ये वमसधारा है, और ये नागावली, ये देखो, ये दोनों आंध्र प्रदेश और ये तेलंगाना, और यहाँ से ये पास होते हैं, तो दीज आर दी फ्रॉम द ईस्टर्न घाट, और ये बाकी के दो नहीं है। तो आप थोड़ा ऐसा ना रिवर का भी ये देख लीजिए, यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा निकाल के रखा है कि सुवर्ण रेखा देखो, ये वेस्ट बंगाल से जा रही है, ये ब्रह्मांडी देखो, ये उड़ीसा के नॉर्थ से जा रही है। ठीक है, तो इंद्रावती के बारे में यूपीएससी ने पहले पूछा है, ये वैन गंगा, पेन गंगा के बारे में पूछा है, ये गोदावरी, कृष्णा। ठीक है, ये पेन्नार रिवर पे गंडीकोटा पूछा था, ये कावेरी पे भी पूछा था, कावेरी पे बहुत सारे क्वेश्चन, जो नॉर्दर्न, सॉरी, कोई तो एक यहाँ पे फिश है महाशीर, वो बस कावेरी में मिलती है, तो उसके बारे में है। ठीक है, तो थोड़ा ये मैप और रिवर्स थोड़ा अच्छे से देख लीजिए, दिस इज ऑल्सो वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। नेक्स्ट देखिए, द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंसेस फॉर द सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग। अगर आपको पता होगा इसके बारे में, कि आपको ये पता होगा कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी आईएसए, ये कोई भी लाइसेंस देती है, नहीं कि ग्लोबल ओशन कमीशन। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। और ये यूएन क्लॉज, आप थोड़ा इसके बारे में देखिए, यूएन क्लॉज जो आया था उसके अंडर ये फिर ये आईएसए इंटरनेशनल सोलर, जो सॉरी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, तो वो देती है इसमें। तो देखिए, इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंस फॉर द सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इन द इंटरनेशनल वाटर्स, जो हमें पता है ना, सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन। ठीक है, इसमें इंडिया को मिला है, और बाद में अगर आपने देखा होगा कि 5 साल बाद इंडिया को ये एक्सटेंशन भी मिला है इसको। ठीक है, सो दिस इज राइट स्टेटमेंट। रेयर अर्थ मटेरियल आर प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर, देखो कितना ये नॉर्मल और एक लीनियंट स्टेटमेंट है, तो ये दिस इज गुड, मतलब ये राइट है। तो वन गलत है, अगर आपको देखो, ये बहुत सारा बहुत न्यूज में था। ठीक है, सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में इंडिया को मिलने के बाद ये बहुत न्यूज में था, और इसकी वजह से ये क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपका सही होना चाहिए। यहाँ पे कोई, मुझे लगता है कि टिक्स की जरूरत नहीं है, आपका नॉलेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए, वो लीस्ट वाटर एफिशिएंट क्रॉप, आई थिंक आप सबको पता ही है, शुगर केन, क्योंकि शुगर केन को बहुत ज्यादा वाटर लगता है। ठीक है, तो दिस इज शुगर केन है, मतलब 40,000 क्यूबिक, मतलब 40,000 लीटर कुछ तो वाटर उसके लिए चाहिए होता है, अगर एक, मतलब 1 क्विंटल के लिए। ठीक है, तो इतना ज्यादा इसमें वाटर की जरूरत है। ओके, तो फिर आई थिंक ये सबका सही होना चाहिए। फिर देखिए, इन ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशंस आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शंस, द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। देखिए, अर्थ है, ठीक है, ये जो रीजन है ये ट्रॉपिकल रीजन है, और बाकी ये ऊपर वाला ये टेम्परेट रीजन है। ठीक है, ये 0 डिग्री, तो ये इस जो ट्रॉपिकल, मतलब ये 10 डिग्री छोड़ दे, ये जो बीच वाला रीजन है ये ट्रॉपिकल रीजन है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि वेस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशंस आर द वार्मर। यस, ये तो सही है, अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा तो ये लिखा हुआ है, डायरेक्टली वहां से स्टेटमेंट उठाया है। और ईस्टर्न सेक्शन जो है वो मतलब वेस्टर्न सेक्शन जो है आर वार्मर एंड देन द ईस्टर्न सेक्शन। यस, जैसे देखिए, टेम्परेट जोन में क्या बोला है कि ईस्टर्न सेक्शंस आर वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन, तो ये उल्टा हो जाता है। अगर आपने यहाँ पे जो यूएसए के पास देखा होगा, यहाँ पे कैनरी करंट है राइट में, लेकिन वेस्ट में जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है वो वार्म वाटर लेके जाता है, वेस्ट में वार्म है, ईस्ट में कूल है। तो दिस इज ऑल्सो राइट, दीज आर दी स्टेटमेंट। तो ये एनसीईआरटी से उठाया गया है, तो आपको एनसीईआरटी इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर देखिए, क्लाइमेट एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है, और देखिए दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम क्या बोलते हैं कि बहुत बार ना ये ऑर्गेनाइजेशन गलत देता है, यूपीएससी ऐसे बोलते हैं ना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मतलब उस इससे ये हटना है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, क्लाइमेट ये बोल रहा है कि इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेड बाय क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। ठीक है, एंड इंटरनेशनल रिसर्च प्रोग्राम। तो देखिए, ये सही है। फिर प्रोजेक्ट ऑफ सी इज अ कैरिड अंडर कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन द इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च हेडक्वार्टर्ड इन द फ्रांस, ये भी सही है। एंड इंडिया इज वन ऑफ द रिसर्च सेंटर, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है, एंड आई थिंक दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन एट द एग्जाम कंडीशन।
फिर देखिए ये क्या बोल रहा है कि लीफ लिटर है, डिकम्पोज फास्टर है। फिर देखिए इसमें कैनोपी होता है। देखो कैनोपी कहाँ पे होता है, वी ऑल नो अबाउट दिस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए हमें। फिर देखिए वेजिटेशन ऑफ सवाना के बारे में पूछा है। सवाना, सवाना वी नो अफ्रीका के जो नॉर्थ में है, मतलब जो मिडल अफ्रीका में, यहाँ पे जो सहारा के साउथ में जो दैट इज सवाना, वहाँ पे सवाना ग्रासलैंड है। तो उसके बारे में पूछा है कि विच ऑफ द अबोव आर, मतलब क्या बोला है कि स्मॉल ट्रीज एंड बट एक्सटेंसिव एरियाज हैव नो ट्रीज, ठीक है, एंड द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरियाज इज जनरली केप्ट इन चेक। फॉरेस्ट का जो होता है वो चेक में रखता है। इसलिए कौन से फैक्टर्स हैं, देखिए दिस इज वेरी मतलब ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आप देखिए इसमें क्या है कि अगर आपको पता होगा फायर, फायर इज वन ऑफ द फैक्टर है, उस वजह से वहां पे ट्रीज ग्रो नहीं हो पाते। अगर आपने फायर अगर रख दिया तो देखो ये बी गया और डी गया, तो क्या बचा 1 and 2 2 3 4, क्या बोला कि बरोविंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स। देखो इससे क्या होता है, ठीक है, इससे पूरा वो ट्री को मुझे बताइए कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है या जो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है वहां पे ये टर्माइट्स और एनिमल्स नहीं होते क्या, तो वहाँ फिर भी वहां पे ट्रीज तो ग्रो हो ही रहे। सो ये कोई ऐसा मतलब एक वैलिड रीजन नहीं लग रहा। ठीक है, वन को निकाल दो आपका आंसर आ जाएगा। फिर भी देखिए ये जो फायर है, ग्रेजिंग की वजह से भी वहां पे कंटिन्यूसली क्या होता है कि जो मतलब एनिमल्स होते हैं वो ग्रेजिंग करते रहते हैं, तो इस वजह से भी पेड़ नहीं आ पाते। ओके, इस तरह की सीजनल रेनफॉल, रेनफॉल भी कंटिन्यूस नहीं होता, जैसे ट्रॉपिकल मतलब जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में वहाँ पे रोज बारिश होती है, तो ऐसे बारिश वहाँ पे भी नहीं होती। ठीक है, सीजनल है, मानसून टाइप बारिश होता है, तो इसलिए दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड सॉइल प्रॉपर्टी, देखो सॉइल प्रॉपर्टी अच्छी है इसलिए तो वहाँ पे ग्रास आ रहे हैं ना, अगर सॉइल प्रॉपर्टी नहीं होती ग्रास भी नहीं आते उस वहाँ पे। ओके, सो दिस इज 2 and 3। फिर देखिए विथ रेफरेंस टू वाटर ऑन द प्लानेट अर्थ, ये भी एनसीईआरटी, देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस ज्योग्राफी के 2021 में एनसीईआरटी से पूछे गए, डायरेक्टली एनसीईआरटी से। तो यहाँ पे क्या बोला कि अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। अगर आपको थोड़ा पता होगा इसमें सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ओशन में। फिर क्या होता है, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में होता है। ठीक है, फिर क्या होता है ग्राउंड वाटर में, तो वो ये देखो ओशन में सबसे ज्यादा, फिर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, फिर ग्राउंड वाटर में, फिर देखिए फिर लेक्स में, फिर ये जो है ये सॉइल मॉइस्चर में होता है, फिर एटमॉस्फेयर में, फिर स्ट्रीम्स में या रिवर्स में। ठीक है, और फिर बायोस्फीयर में। तो ये इसका जो है ये सीक्वेंस है। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे कि वाटर इन द रिवर्स, रिवर्स मतलब ये स्ट्रीम्स एंड ये जो रिवर्स है यहाँ पे आता है, इट इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। नहीं, देखो ग्राउंड वाटर यहाँ पे है, ग्राउंड वाटर में सबसे ज्यादा है, मतलब इससे ज्यादा है। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। अमाउंट ऑफ वाटर इन द पोलर आइस कैप्स, मतलब ये देखो आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स इज मोर देन द ग्राउंड वाटर। ऑफ कोर्स आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में ग्राउंड वाटर से ज्यादा है, दिस इज राइट स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू। तो देखिए ये जो फैक्ट्स है आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए करेक्ट पूछा है, देखो मोरिंगा, दिस इज ऑल्सो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। मोरिंगा इज क्या बोल रहा है कि लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री, ठीक है, आपको पता नहीं है। तो देखिए टैमरिन ट्री इज अ एंडेमिक, देखो एंडेमिक वाले क्वेश्चन यूपीएससी डाल रहा है बार बार, ठीक है, साउथ एशिया। फिर देखिए इन इंडिया मोस्ट ऑफ द टैमरिंड इज कलेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखो टैमरिंड को माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं ट्राइब्स में, ठीक है, सो दिस इज एक नॉर्मल है और ये एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में आता भी है। फिर देखिए इंडिया एक्सपोर्ट्स, मतलब बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट बोल रहा है, ऐसा भी नहीं बोल रहा कि इंडिया एक्सपोर्ट लार्जेस्ट टैमरिंड, ऐसा भी नहीं बोल रहा ना। इंडिया सीधा एक्सपोर्ट, अगर थोड़ा 1 टन भी अगर हमने भूटान को या नेपाल को या किसी को भी दे दिया बांग्लादेश को, तो वो एक्सपोर्ट ही हो जाएगा। टैमरिंड एंड द सीड ऑफ मोरिंगा, तो दिस इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल स्टेटमेंट। फिर देखिए सीड ऑफ मोरिंगा एंड टैमरिंड कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। देखो कैन बी यूज्ड, यूज तो कर ही सकते हैं। तो देखो 3 4 and 5 हमारे इजीली सही आ रहे हैं, मतलब ऐसा कोई लॉजिक भी इतना ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब नॉर्मल स्टेटमेंट्स है। तो कहीं कहाँ पे भी दिखाइए 3 4 and 5 साथ में, कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो आंसर 3 4 5। तो इससे यही हो जाएगा कि एनडी में कहीं ये गलत हो जाएगा, और ये एवरग्रीन ट्री नहीं है, लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे निकालना है। देखो इलिमिनेशन, जो इलिमिनेट हमें पहले करना है यार, हमें नहीं तो हमें जो पता है या जो भी नॉर्मल स्टेटमेंट है उसको हमें पहले एक करके जो ऑप्शन है ना वहां से हमें थोड़ा डिड्यूस करना है। ठीक है आंसर। फिर देखिए ब्लैक कॉटन सॉइल हमें पता है, ये देखो ब्राउन फॉरेस्ट नहीं, फिजर वोल्केनिक, ग्रेनाइट एंड सिस्ट एंड सिल। देखो ये वोल्केनिक रॉक की वजह से हमें पता है कि कितने, मतलब 6 करोड़
साल पहले ये सब स्टार्ट हुआ, और ये मतलब वोल्केनिक रॉक और ये सारे, थोड़ा आप इसका देख लिए टाइमलाइन में ये कब हुआ था, और ये थोड़ा फिर देखिए नेक्स्ट। विथ रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग, देखो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, देखो ये पढ़ते ही थोड़ा आपको ऐसा डर लग जाएगा कि यार ये क्या बोल रहा है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, लेकिन डरना नहीं है। देखिए ये मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको कैसे डील करते हैं देखिए। देखो रिकॉम्बिनेंट मतलब होगा कुछ तो, और वेक्टर वैक्सीन के बारे में बात करें मतलब कोई तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है उससे जिससे हमने एक वेक्टर वैक्सीन किया है, ठीक है। ये कोविड के टाइम पे था, तो इसलिए वो वैक्सीन पे क्वेश्चन पूछा है। देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस वैक्सीन, देखो कितना मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग से सिवाय ये कैसे करेंगे बताइए मुझे वैक्सीन। ओके सो दिस इज करेक्ट। फिर देखिए बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूज्ड एज अ वेक्टर्स, ऑफ कोर्स। देखो बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर एज ए वेक्टर्स यूज करते हैं इसमें, और ये भी बहुत नॉर्मल है, ऐसा भी नहीं बोला कि ओनली बैक्टीरिया एंड वायरस, ऐसा भी नहीं बोला है। बैक्टीरिया एंड वायरस आर यूज्ड एज अ वेक्टर, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 और 2। तो देखिए ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है, साइंस के क्वेश्चन में अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछा तो आपको पता है कि कैसे उसको डील करना है। तो देखिए वैक्सीन के प्लेटफॉर्म क्या क्या होते हैं, डीएनए वैक्सीन होता है, सिंथेटिक पेप्टाइड वैक्सीन होता है, फिर रिकॉम्बिनेंट ये वैक्सीन होता है सब यूनिट, वायरल वेक्टर है। तो ये वेक्टर के कुछ कुछ ये है। देखो ये एमआरएनए पे यूपीएससी ने पूछा था 2022 में, ठीक है। फिर देखिए हेरिडिटरी डिजीज के बारे में पूछा है। Passing on mitochondrial disease from parent to child can be prevented by mitochondrial replacement therapy either before or after in vitro fertilization। देखो टेक्नोलॉजी तो इतनी है अपने पास कि हम उसको कभी भी मतलब कभी भी उसको अप्लाई तो कर ही सकते हैं, ठीक है। देखिए फिर चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज इंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम द फादर, यस, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है ना वो ओनली मदर से जाता है चाइल्ड में, ठीक है, उसमें फादर का कोई रोल नहीं है। ये भी आपको थोड़ा मतलब ये बहुत सारा न्यूज में भी होता है, और आपको इस पे थोड़ा साइंस अगर आपने अच्छे से करंट अफेयर्स पढ़ा हो तो आपने उसमें पढ़ा भी होगा ये चीज, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, इसका आंसर बोथ 1 और 2 है। तो देखिए ये थोड़ा देखो साइंस के क्वेश्चन में मोस्टली ये बहुत अब हो रहा है ऐसे, तो आप थोड़ा ऐसे सोच सकते हो कि यार हाँ मतलब कोई टेक्नोलॉजी है ये, तो उसको उसके बारे में थोड़ा आपको एक पॉजिटिव ही रहना है हमें उसमें। देखिए बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2, अगर आपको पता होगा कि जो कॉटन है, ठीक है, उस बीटी कॉटन जो होता है तो उसमें उसके ही ये एक टाइप से ये टेक्नोलॉजी उसमें यूज किया होता है, ठीक है। अगर मतलब जो महाराष्ट्र में गुजरात में ये जो कॉटन यूज का प्रोडक्शन होता है ना वो मोस्टली यही होता है। तो इसमें क्या बोला कि क्लोनल प्रोपेगेशन ऑफ द क्रॉप प्लांट्स, इसके बहुत सारे ना ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, ठीक है, टीवी पे अगर आपने कभी देखा हो तो, कि ये बोलगार्ड मतलब ये ले लो, या इस टाइप वाला टेक्नोलॉजी के बारे में ये एड्स आते हैं। तो देखिए डेवलपिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स, तो प्रोडक्शन ऑफ द प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस एंड तो यही है इसका आंसर कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ये क्रॉप प्लांट्स है, इस डेवलप करने के लिए ये टेक्नोलॉजी का यूज होता है, ठीक है। फिर देखिए इन अ प्रेशर कुकर, तो देखो ये क्वेश्चन देख के बहुत ये क्वेश्चन बहुत लोगों का उस टाइम गलत हुआ था, क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन या थोड़ा ये देखिए प्रेशर कुकर में इसमें क्या बोला कि द विच फूड इज कुक्ड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड होता है जो फूड उसमें कुक होता है। फिर देखिए इसमें देखो ये लीड का मतलब क्या है, इसके बारे में बहुत कुछ मतलब एक एम्बिग्यूटी थी उस टाइम पे एग्जाम कंडीशन में, कि जो ऊपर वाला जो ये बड़ा सा ये होता है उसको लीड बोलते हैं, या ऊपर वाला बस ये छोटा जो होता है उसको लीड बोलते हैं, इसके बारे में थोड़ा एक कंफ्यूजन था। लेकिन यूपीएससी ने एज ए लीड मतलब ये बड़ा जो है उसका ही लीड लिया है। तो एरिया ऑफ द होल इन द लीड, अगर आपने देखा होगा कुकर को, वहां पे एक ना छोटा सा एक ऐसा होल होता है, वो किस लिए होता है, क्योंकि अंदर का जो प्रेशर है ना वो इतना भी ज्यादा ना बढ़े कि ये जो यूटेंसिल है वही फूट जाए, ठीक है। तो इससे एरिया ऑफ द होल पे तो ये डिपेंड होता है, जितना मतलब छोटा होल होगा ना तो उतना जल्दी वो उसमें एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है और उससे ज्यादा अच्छे से पक जाता है वो। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, देखो टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम पे इतना ये डिपेंड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम कितना भी हो, क्योंकि वो अगर अंदर प्रेशर नहीं बन पा रहा है, ठीक है, तो वो थोड़ी ये हो मतलब कुक ही नहीं हो पाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि पहाड़ों पे बहुत ज्यादा टाइम लगता है फूड कुक करने के लिए, क्योंकि वहां पे प्रेशर सिचुएशन है वो बहुत प्रेशर कम होता है, और हमें अंदर प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, तभी तो वो, नहीं तो क्या होगा अगर प्रेशर कम है तो जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा, और इससे ये पक ही नहीं पाएगा फूड। तो इसलिए ये एरिया और ये वेट, इन दोनों की वजह से क्या होगा कि उसमें एक प्रेशर कंडीशन उस जो है उस कुकर में ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों डिपेंडेंट है ना, ना ही कि टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम। तो इसका आंसर है 1 और 3।
फिर देखिए ये क्या बोल रहा है कि सिंथेटिक मीडियम में आर्टिफिशियल हम किसको कल्चर कर सकते हैं। तो देखो इसको अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इसका क्योंकि अगर देखो साइंस टेक का बोल के हम इसको ऑल ऑफ द अबव करते हैं, लेकिन इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव नहीं है, क्योंकि वायरस जो देखो वायरस ऑलरेडी डेड होता है। ठीक है, वायरस मतलब उसको ये एज अ लाइव, मतलब वायरस कब होता है जब वो किसी जो लाइव स्पेसिस में जब इंटर करता है ना, तभी वो मतलब वो जग जाता है। ठीक है, नहीं तब तक तो डेड होता है। तो ये वायरस को हम ना इसलिए सिंथेटिक या आर्टिफिशियल मीडियम में उसको कल्चर नहीं कर सकते। सो दिस इज रॉन्ग, बाकी ये दोनों को कर सकते हैं। तो इट्स 1 and 2। तो यहाँ पे वन ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे नहीं आएगा, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन। फिर देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ऐसे बोल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। देखिए कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज्ड बाय एडेनोवायरस, यस समटाइम्स ये हो सकता है। दिस इज आंसर 2। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि अगर आपको डीएनए के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर देखिए ये क्या बोल रहा है कि वाटर कैन डिजोल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज। देखो वाटर बहुत सारे लिक्विड में डिजोल्व कर सकता है, ऐसा क्यों है। तो देखिए वाटर का अगर आपने फॉर्मूला देखा होगा, दिस इज H2O। तो क्या है ना कि H2 इसमें क्या होता है ना कि H2 जो होता है ना वो थोड़ा पॉजिटिव रहता है। देखो फुल्ली ऐसा नहीं, पार्शियली वो पॉजिटिव होता है, और जो O है O2 नेगेटिव होता है। तो ये वाटर की मतलब एक क्वालिटी है, और उसको इसको बोलते हैं। देखो इसलिए वाटर में देखो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब दोनों पोल्स है, दोनों चार्जेस है। इसलिए इसका जो आंसर है ना वाटर, इट इज अ डाइपोलर इन नेचर। वाटर डाइपोलर होने की वजह से इसमें जो जिनके मतलब जो पॉजिटिव पोलर्स है वो भी इसमें डिजोल्व कर सकते हैं, और बाकी दूसरा जो है जो नेगेटिव है वो भी इसमें कर सकते हैं। तो दिस इज द एक यूनिक क्वालिटी है वाटर की, जो दूसरे किसी में मतलब हमें नहीं मिलती इजीली। फिर देखिए विद रेफरेंस टू स्ट्रीट लाइटिंग, हाउ सोडियम लैंप डिफर फ्रॉम द एलईडी लैंप। देखो सोडियम लैंप और एलईडी में देखो इस दोनों में बेहतर कौन है, एलईडी है। ठीक है, मतलब अगर एफिशिएंसी की बात करें तो इसमें क्या पूछा है कि सोडियम लैंप प्रोड्यूसेस लाइट इन 360 डिग्री बट एलईडी कांट। देखो सोडियम जो है, सोडियम एज अ गैस यूज करके हम उसको 360 डिग्री उसको एज अ ये करने के लिए हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने एलईडी का देखा होगा, एलईडी के लिए क्या लगता है, एक प्लेट लगता है। ठीक है, उस प्लेट में एलईडी ऐसे माउंट किए जाते हैं, और उससे एलईडी ऐसे लाइट देता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि सोडियम 360 डिग्री में देता है राइट, बट एलईडी 360 डिग्री में नहीं दे सकता, ये ओनली 180 डिग्री तक दे सकता है। ठीक है, सो दिस इज राइट। तो देखिए एज अ स्ट्रीट लाइट सोडियम लैंप्स हैव अ लॉन्गर लाइफ। देखो से सोडियम लाइफ की लाइफ लॉन्गर बोल रहा है एलईडी लैंप से, नहीं ऐसे नहीं है। एलईडी लैंप की जो लाइफ है वो लॉन्गर है देन सोडियम लैंप। सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि और एलईडी ये नई नई टेक्नोलॉजी भी है, तो ये ज्यादा एफिशिएंट होगी। ठीक है, ये ज्यादा इसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा। फिर देखिए द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट from sodium lamp is almost monochromatic. Spectrum of visible light is almost monochromatic while in LED lamps or of a significant color. देखो आपने अगर देखा होगा हमारा जो मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल में मोस्टली एलईडी होता है, या आपने आपके लैपटॉप एलईडी लैपटॉप भी आपको पता होगा, तो उसमें आप अलग अलग कलर के लैपटॉप्स आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो या अलग अलग कलर हम उसमें देख सकते हैं उस स्क्रीन में, ऐसा सोडियम लैंप का नहीं होता। उसका मोस्टली येलोइश कलर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, देखो ये जो है ये सोडियम लाइट का है और ये एलईडी का है। देखो ये जो सोडियम वाला है ये एलईडी का है। तो इसमें बस यही कलर होता है सोडियम में, तो एलईडी में हम कौन सा भी कलर ये कर सकते हैं। तो थर्ड इज राइट, इसका आंसर होगा 1 and 3, 2 गलत है। फिर देखिए ये क्या बोल रहा है कि ACE2 किसके अबाउट ये कर रहा है। देखो अगर आपने देखा होगा इसका जो आंसर है, दिस इज स्प्रेड ऑफ वायरल डिजीज है। कि अगर ये आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन का है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप इसमें मतलब किसको एलिमिनेट करोगे। अगर आपको ACE2 के बारे में आपको कुछ भी, देखो यहाँ पे ऐसा कुछ ये भी नहीं है, उसका कुछ क्लू भी नहीं लग रहा है। ए, हाँ कहीं पे ए दिख रहा है ऐसा भी नहीं है, सी है ई है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसका आंसर डी है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हो। फिर देखिए बिस्फेनॉल ए कैन कॉज अ कंसर्न। कंसर्न देखो ये किस लिए कंसर्न कर सकता है, एंड इज अ स्ट्रक्चरल की कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ प्लास्टिक्स। तो देखिए दिस इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई कैन से, बिकॉज देखिए क्या है ना कि इसमें सारे टेक्निकल है जो भी है, ये जो ऑप्शंस है, तो इसमें कौन सा होगा। अगर आपको डीपली पता है तो ठीक है, नहीं तो आई थिंक ये आप छोड़ सकते हो या तुक्का ही मार सकते हो। ऐसा इसमें कोई ऐसा मतलब कोई ट्रिक सिक्स ऐसा कुछ नहीं है इसमें। फिर देखिए सेम क्वेश्चन ट्राइक्लोसन
हार्मफुल व्हेन एक्सपोज टू हाई लेवल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो अभी 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 मुझे आंसर पता है, या जिसको भी जो भी बता रहे हैं लोग आपको कि उसको उन सबको आंसर पता है, तो ये यहाँ पे कुछ भी तिकड़म लगा सकते हैं, लेकिन एग्जाम कंडीशन में ये हम नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें फूड प्रिजर्वेटिव भी लगता है, फ्रूट रैपनिंग भी होता है, या कुछ भी मतलब लगता है, तो इसका आंसर है टॉयलेटरीज है। बट अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो वेरी, ये जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ये डिफिकल्ट हो जाते हैं, ठीक है, अगर आपको पता नहीं तो ये डिफिकल्ट, अगर हाँ स्टेटमेंट दिए तो हम उसमें किसी ना किसी को तो अंदर से एलिमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्योंकि चारों के चारों उतने ही मतलब दावेदार है आंसर्स के, ठीक है, तो इसमें आपके पास 25% आपके पास चांस है इसके आंसर सही आने के। फिर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। देखो लाइट ईयर्स क्या है, लाइट ईयर से कोई मतलब टाइम नहीं है, ईयर बोल रहा है तो ये टाइम नहीं, दिस इज डिस्टेंस, ठीक है, तो ये ऐसा हम इसको कैसे ये सकते हैं, क्योंकि दिस इज लाइट ऑलवेज, देखो ये स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, इसलिए हम, क्योंकि किसी भी मीडियम में जाने के बाद लाइट का जो स्पीड है वो चेंज नहीं होता, ठीक है, उसका अगर मतलब डायरेक्शन थोड़ा चेंज भी हुआ, अगर ग्रेविटेशनल जो लेंसिंग है उसका थोड़ा उसका डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन उसकी स्पीड चेंज नहीं होती, ठीक है, इसलिए हम उसको एज अ डिस्टेंस यूज कर सकते हैं, इसका आंसर डी है। फिर देखिए वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, बेस्ड ऑन द ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ आवर मॉडल डिफर फ्रॉम ब्रिटिश। देखो एज रिगार्ड्स ब्रिटिश में क्या है कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, यस, बट इंडिया में पार्लियामेंट्री की जो सुप्रीमेसी है दैट इज लिमिटेड, दिस इज वेरी राइट, बिकॉज इंडिया में ना कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है रादर देन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, ओके। फिर देखिए इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनलिटी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यस, अगर आपने देखा होगा जैसे मतलब मिनरवा मिल्स केस है, या जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला केस है, तो ये जो सारे क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से ही ये किए हैं, कोयलो केस है, ओके, तो रिसेंटली भी एक आधार के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था, तो ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होते हैं, लेकिन ब्रिटेन में सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत कम पावर्स है, ठीक है, सो दिस बोथ आर दी राइट स्टेटमेंट। इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वेरी पावरफुल। फिर देखिए यूनियन गवर्नमेंट के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो देखो दिस इज आल्सो आई थिंक वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर क्योंकि यार क्या बोल रहा है कि एन गोपाल स्वामी अयंगार कमेटी, ठीक है, ये 1960s 70s की कमेटी के बारे में बहुत बात कर रहा है, ठीक है, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो कमेटी थी या उस टाइम का कोई कमेटी के बारे में बात कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये कोई एक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कमेटी थी। उसने क्या किया था कि मिनिस्टर और सेक्रेटरी बी डेजिग्नेटेड सोलली फॉर द परस्यूइंग, देखो इसमें एक वर्ड है सोलली, हाँ इसको देख के आप थोड़ा यहाँ पे समझ जा सकते हो कि ये सोलली फॉर द परस्यूइंग सब्जेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, तो ये सोलली बोला है, ठीक है, तो ये गलत हो सकता है, ठीक है, अगर अभी मुझे आंसर पता है, एक हिंट साइड बायस है इसलिए मैं इसको इसे पकड़ पा रहा हूँ, लेकिन वहां पे ये पकड़ना इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। इन 1970 डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वाज कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, तो ये सही है। देखो ये बहुत सारे लोगों ने इसके अलग अलग आंसर्स दिए थे जब ये मतलब क्वेश्चन पेपर हुआ था, लेकिन यूपीएससी ने इसका आंसर है जो ओनली 2 ओनली करेक्ट दिया है। बहुत सारे लोगों ने इसका नाइदर भी दिया था, बोथ भी दिया था, लेकिन इसका आंसर है ओनली 2, ठीक है, तो याद रख सकते हैं आपकी गोपाल स्वामी अयंगार जो कमेटी थी, तो ऐसे ऐसे एक कमेटी थी उसके, और उसके बाद एक और अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन दे तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है ये 1985 में बना था, ठीक है, बाद में जाके वो मतलब ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर बना था 1985 में। फिर देखिए राइट टू प्रिवेसी, देखो ऐसे क्वेश्चंस गलत नहीं करने चाहिए हमें, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। फिर चलिए इन इंडिया, अब देखो इन इंडिया क्या बोल रहा है कि देर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग इन द लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी, देखो नो लॉ मतलब लॉ की ऐसा कोई लॉ ही नहीं है, ऐसा बोल रहा है ये, ठीक है, तो फिर रोपा है और ये क्या है, ठीक है, तो है। फिर देखिए लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम द 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, देखिए एक्चुअली ना यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को मतलब कैंसिल इसलिए किया क्योंकि ये जो है इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल था, तो उसमें उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस ने खुद ने उस पर थोड़ी गलती करी थी कि देवीलाल उस टाइम 3 स्टेट से नहीं लड़े थे, ठीक है, तो ऐसा कुछ इसमें ऑप्शन भी नहीं है, या इसमें एक्चुअली ओनली 3 सही है, ऐसा कुछ तो है इसमें, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इस यूपीएससी ने इसको गलत दिया था। फिर देखिए देखो राइट टू सिटी इज एन अग्रीड ह्यूमन राइट, ठीक है, एंड यूनाइटेड नेशन हैबिटेट मॉनिटरिंग द कमिटमेंट अंडर ईच कंट्री,
तो देखिए यूएन हैबिटेट, जैसे हम बोलते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली गलत होता है, जो देखो हमने इसके पहले क्वेश्चन देखा है उसमें ऑर्गेनाइजेशन यूपीएससी ने गलत नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन गलत है। तो आप देखिए थोड़ा मतलब ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली यूपीएससी ने आज तक गलत दिया, लेकिन वो जो पहला वाला है वो गलत नहीं दिया है यूपीएससी ने। तो आपको यहाँ पे रिस्क पे खेलना पड़ेगा, ठीक है। बाकी देखिए राइट टू सिटी, तो यहाँ पे ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि देखो राइट टू सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी द राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस। तो अगर आप यहाँ पे बोल सकते हैं एवरी सिटीजन को ऐसा मिलेगा क्या, एवरी ऑक्यूपेंट को ऐसा मिल सकता है क्या, लेकिन ये देखो इसमें तो क्या बोल रहा है कि राइट राइट टू द सिटी, अगर सिटी के बारे में कोई राइट मिल रहा है तो वो राइट हम पूरा ही मिलना चाहिए ना, अगर आधा अधूरा राइट मिले तो फिर उसको राइट कैसे कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ये राइट स्टेटमेंट है। फिर देखिए राइट टू सिटी मीन्स दैट स्टेट कैन नॉट डिनाई, ये भी एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग सकता है हमें, ठीक है। और ये करके हम तीन को इलिमिनेट कर देंगे इसमें से। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन नहीं था। जैसे मैंने बोला ना कि ये जो 2021 का जो पेपर था ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैं तो कहता हूँ कि 2023 से भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें एक तो बहुत सारा फैक्चुअल पूछा है इन्होंने, ओके, बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, और ऐसे ऐसे देखो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट होकर भी ये सही है थर्ड वाला स्टेटमेंट। तो आपको ऐसे क्वेश्चन के लिए रेडी रहना पड़ेगा, और 2024 में भी आप ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा ये दिमाग अपना थोड़ा ना सही जगह पे रखिए, उसको थोड़ा मतलब भटकने मत दीजिए। देखियो यहाँ पे क्या है ना कि ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसका हम यूज कर सकते हैं, बाकी मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है हम कर सकते। तो इसका आंसर है 2 और 3, फर्स्ट इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए विथ रेफरेंस टू इंडिया, तो क्या बोला कि जुडिशियल कस्टडी मींस एन अक्यूज्ड इज इन कस्टडी ऑफ द कंसर्न्ड मैजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड इज लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन एंड नॉट इन द जेल। तो देखिए यहाँ पे ये गलती कर रहा है, ये क्या बोल रहा है कि जस्टिस ने अगर जुडिशियल कस्टडी बोला तो पुलिस स्टेशन में कैसे रखेंगे, फिर इसको पुलिस कस्टडी कहते हैं ना, ठीक है। जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में यही तो डिफरेंस है, पुलिस कस्टडी में पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, जुडिशियल कस्टडी में जेल में रखा जाता है। सो ये गलत। ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज केस इज नॉट अलाउड टू इंटरोगेट द सस्पेक्ट। देखो जुडिशियल कस्टडी दिया है तो उसको पुलिस इंटरोगेट कैसे करेंगे, पुलिस अरेस्ट में है। तो आपने अगर मूवीज में बहुत सारे मूवीज में देखा होगा कि पुलिस लॉकअप पे होते हैं तो उनको बहुत सारा टॉर्चर करते हैं उनको लोग, वो तभी तक पॉसिबल है जब तक वो उनको कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। जैसे वो इसके बारे में आर्टिकल 22 में है ना कि जैसे इसमें दो है, प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिए। इसमें जो प्यूनिटिव डिटेंशन को ऐसे बहुत सारे मतलब जो फैसिलिटी जो प्यूनिटिव डिटेंशन में जो फैसिलिटी मिलते हैं वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं मिलते। जैसे 24 घंटे के अंदर उसको जुडिशियरी के पास लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसको उसका रीजन बताना पड़ेगा कि वो उसको क्यों अरेस्ट किया गया है, और उसका एक लॉयर भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर प्यूनिटिव डिटेंशन किसी पनिशमेंट किसी क्राइम के अंडर उसको अगर अरेस्ट किया होता है तो उसमें ये सब देते हैं, लेकिन ये प्रिवेंटिव में नहीं होता, क्योंकि उसको ये बोला जाता है कि मतलब आगे जाके ये कोई क्राइम करेगा ऐसा सोचा जाता है उसमें, इसलिए वहां पे नहीं दिया जाता। सो दिस इज राइट स्टेटमेंट, तो सेकेंड इज सही है, फर्स्ट इज रॉन्ग। फिर देखिए ये क्या बोल रहा है कि प्रिजनर्स, तो देखियो 2023 में ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, प्रिजनर्स एक्ट 1864, जो एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, तो हमने किया है अपने पहले वीडियोस में। तो देखो आप वीडियो में जाके देख सकते हो कि आप हमने उसको कैसे डील किया। और अगर आपने 2021 में इस क्वेश्चन को अच्छे से देखा होता तो वो क्वेश्चन इजी होता बहुत आपके लिए। फिर देखिए व्हेन प्रिजनर्स मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड। देखो पैरोल कैन नॉट बी डिनाइड, तो कितने लोग पैरोल के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन हर एक को पैरोल मिलता है क्या, नहीं मिलती ना। तो पैरोल कोई हमारा राइट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर्स रूल, दिस इज द सेम स्टेटमेंट एज आस्क्ड इन 2023। मतलब ये अभी ये तो 21 वाला है, इसमें ये है जो 23 में सेम उन्होंने डाला है, तो दिस इज राइट। इसका आंसर है ओनली 2। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि पीवाईक्यू आप बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि पीवाईक्यू से इतने क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं ना, अगर क्वेश्चन भी नहीं रिपीट हुआ तो डायरेक्टली थीम रिपीट होता है। तो प्लीज कंसिडर दिस। इसके बाद देखिए क्या है कि ये बोल रहा है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के बारे में बोल रहा है कि ऐसे कोई कौन सी नोडल एजेंसी है उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करती है। तो वी नो अबाउट दिस, दिस इज अ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री। फिर देखिए दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स ऑन द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अनगाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर उनको जो मिली है एप्लीकेशन ऑफ लॉ वायलेट्स। देखो लॉ का डेफिनेशन किसमें दिया है, आर्टिकल 12 या 13 में दिया है, ठीक है। और यहाँ पे है इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल
प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि लॉ अगर वायलेट हो गया डिस्क्रिशनरी पावर की वजह से तो उसको कैसे ये मतलब उस कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल है वो आर्टिकल 14, देखो 28 नहीं है, ये माइनॉरिटी के रिलीजन के रिलेटेड है, सॉरी। आर्टिकल 32 रेमेडीज के बारे में, आर्टिकल 44 आपको पता है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके बारे में। सो इसमें इलिमिनेशन करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन इंडियन पॉलिटी इसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट्स फेडरल इन कैरेक्टर। देखो, फेडरल इन कैरेक्टर का इसेंशियल फीचर कौन सा है? ये क्या बोल रहा है कि यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स। ये फेडरल फीचर है क्या? ये फेडरल फीचर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूनियन लेजिस्लेचर बहुत सारे स्टेट्स में जो सेंट्रलाइजिंग स्टेट्स भी है वहां पे भी ये चीजें होती है, तो ये कोई फेडरल फीचर का नहीं, यूनिटरी यूनिटरी जो गवर्नमेंट वहां पे भी ये होता है। फिर देखिए, यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द रीजनल पार्टीज। आपने कब देखे हैं अगर रीजनल पार्टी से बनाते हैं क्या? अगर ये सिंगल पार्टी हो, अगर कोलिशन में भी बनाया हो तो उनको अगर दिया तभी फेडरल है, अगर नहीं दिया तो फेडरल नहीं है, ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। तो देखो, फंडामेंटल राइट्स अगर आप यूनिटरी भी है वहां पे भी मिलता है, ठीक है, अगर फेडरल नहीं है फिर भी, जैसे ब्रिटेन में फंडामेंटल राइट्स है तो वो फेडरल का इसेंशियल कैरेक्टर थोड़ी हुआ। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो फिर देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड। यस, देखो फेडरल फीचर के लिए जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही फेडरल फीचर को अपहोल्ड कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, या मतलब उनको चेक में रख सकती है। ठीक है, सो दिस इज इसेंशियल कैरेक्टर, और लक्ष्मीकांत ने भी ये दिया है, आप अच्छे से अगर देखा है तो। देखो, बेस्ट डिफाइंस द टर्म ऑफ स्टेट। स्टेट किसको डिफाइन करते हैं? यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट है, community of persons permanently occupying a definite territory independent of the external control। मतलब क्या बोल रहा है कि कम्युनिटी ऑफ पर्संस परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट, देखो डेफिनेट टेरिटरी, अगर ये है ना, ये यूनाइटेड नेशन का ये जो वहां पे एक स्टेट का डेफिनेशन दिया है यूनाइटेड नेशन के चार्टर में, तो उस स्टेट के डेफिनेशन के हिसाब से है ये, एक डेफिनेट टेरिटरी भी है, इंडिपेंडेंट कंट्रोल मतलब सॉवरेनिटी भी है, ठीक है, एंड एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट है। देखो क्या होता है ना कि स्टेट के लिए क्या चाहिए? स्टेट के लिए चाहिए एक डेफिनेट टेरिटरी, सॉवरेनिटी और एक गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है, और एक पीपल चाहिए, जैसे कम्युनिटी ऑफ पर्संस मतलब पॉपुलेशन। ये जो चार जो फीचर है, दीज आर द इसेंशियल फीचर फॉर मेकिंग एनी, मतलब जो भी कंट्री उसको स्टेट बनाने के लिए चार फीचर्स, और ये चार ही फीचर इसमें बोल रहा है कि ये है। सो दिस इज द आंसर। लेकिन इसके बाद भी देखिए क्या बोल रहा है, पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी possessing authority to govern them, maintain law and order। देखो ये बहुत ज्यादा 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 बात कर रहा है, इसी इन सब चीजों की जरूरत नहीं है हमें, ये चार हो गए तो काफी है। फिर देखिए ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ पर्संस who have been living in the definite territory very long time, their own culture tradition। देखो इसमें ऐसा कुछ गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की बात कर रहा है, या डेफिनेट टेरिटरी की भी बात कर रहा है, लेकिन सॉवरेनिटी चाहिए ना हमें, ये सॉवरेनिटी की बात नहीं कर रहा है। सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन द डेफिनेट टेरिटरी विद सेंट्रल अथॉरिटी, देखो सेंट्रल अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल, सेंट्रल इंडिपेंडेंट जुडिशरी, तो ये कुछ भी नहीं है, इसका आंसर है ओनली ये। और ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ठीक है, स्टेट का। नेक्स्ट देखिए, इंडियन जुडिशरी के बारे में पूछा है। देखो, एनी रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी कॉल्ड बैक टू सीट एंड एक्ट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विथ प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज राइट, स्टेट राइट है, और हमें पता भी है कि लक्ष्मीकांत ने भी ये दिया है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में है। फिर देखिए, अ हाई कोर्ट इन इंडिया हैज द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट एज द सुप्रीम कोर्ट डज। अगर ये प्राइमा फासी, अगर हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि दिस इज राइट स्टेटमेंट, ओके, और बहुत सारे आंसर्स की ने इसका आंसर बोथ 1 एंड 2 दिया था, लेकिन यूपीएससी ने इसका आंसर दिया है ओनली 1। ऐसा क्यों? देखिए, सुप्रीम, देखो मैंने भी इसका आंसर बोथ 1 एंड 2 किया था, ठीक है, लेकिन ये गलत हुआ था उस टाइम। ये देखिए यूपीएससी ने इसमें क्या सोचा है, जैसे जो 137 जो आर्टिकल है, ठीक है, उसमें क्या बोला है कि रिव्यू जो पावर है, मतलब खुद का जो जजमेंट है उसका रिव्यू करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। 136 से 137 कौन सा तो आर्टिकल है उसमें, लेकिन ऐसा जो ये जो प्रोविजन है ओनली सुप्रीम कोर्ट के लिए एक एक्सक्लूसिवली मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ऐसा कोई भी जो मतलब एक प्रोविजन है ना वो हाई कोर्ट के लिए डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है। जैसे हाई कोर्ट के 215
जो आर्टिकल है उसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो बोला है ना, उसमें ये उसको हम एक इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि उसको रिव्यूइंग का पावर है, लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट के लिए उन्होंने एक्सक्लूसिवली मेंशन किया है, हाई कोर्ट के लिए ऐसे एक्सक्लूसिव मेंशन नहीं किया, इसलिए इस स्टेटमेंट को यूपीएससी ने रॉन्ग पकड़ा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए अगर प्रैक्टिकली, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। ओके, बट यहाँ पे इन्होंने क्या रखा कि एज द सुप्रीम कोर्ट डज, इसलिए थोड़ा हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस ला सकते हैं। और मैं यही बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे हिंट साइड बायस यही है कि हमें आंसर पता है इसलिए हम कुछ भी डिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम कंडीशन में दिस इज वेरी डिफिकल्ट, वहां पे आपको इसका आंसर बोथ अब 1 और 2 ही करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है। फिर देखिए 89, देर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसिल। यस, इंडिया में ऐसा तो है। फिर देखिए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बी ए हेड ऑफ स्टेट। ये इंडिया में नहीं, ये यूएसए में ऐसा होता है। देखो 2 को अगर आपने निकाल दिया तो 1 इज सही है। अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। अगर दिया है तो ले भी सकते हैं हम सिटीजनशिप, अगर कुछ कुछ कंडीशन है आप उसको देख सकते हो, ठीक है। बेस्ट रिगार्ड फॉर द लिबर्टी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। तो देखो बहुत लोग ना इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए थे उस टाइम पे, उनको लगा था कि कमिटेड जुडिशरी इज द सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी। तो कमिटेड जुडिशरी इट इज अ नेगेटिव टर्म इन इटसेल्फ। कमिटेड जुडिशरी 1970s में बोला था कि कमिटी जुडिशरी कमिटेड है। इसका मतलब है कि जुडिशरी गवर्नमेंट को कमिटेड है, ऐसा इसका मतलब है, क्योंकि गवर्नमेंट जो चाहती है वो जुडिशरी से करवा सकती है, वैसे जुडिशरी को कहते हैं कमिटेड जुडिशरी। सो दिस इज वेरी नेगेटिव। और ऐसी जुडिशरी क्यों लिबर्टी को या लिबरल डेमोक्रेसी को प्रमोट करेगी या सेफगार्ड करेगी। दूसरा कि सेंट्रलाइजिंग, दिस इज रॉन्ग। इलेक्टेड गवर्नमेंट, देखो इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो लिबर्टी और डेमोक्रेसी है, ऐसा होता है क्या। यू कैन सी द रशिया, पुतिन साहब ने कैसे किया है इस बार, सारे अपोजिशंस को जेल में डाल के इलेक्ट 87% जो वोट्स है वो पुतिन के फेवर में है। एंड ही इज अ इलेक्टेड, ही हैज इलेक्टेड गवर्नमेंट, सो दिस डज नॉट मीन कि इट इज safeguarding liberty and liberal democracy. So you can make a inference how elected ये सबसे ज्यादा गलत है, ठीक है। बाकी तो गलत है ही, बट दिस इज ऑल्सो। फिर देखिए सेपरेशन ऑफ पावर, दिस इज द आंसर। सेपरेशन ऑफ पावर है तभी हर कोई, जैसे जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेचर है, तो ये क्या करते हैं कि इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं, ठीक है। तभी हम ये लिबर्टी लिबरल डेमोक्रेसी इसको हम मेंटेन कर सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ कहाँ पे दिया है, इफ यू नो आर्टिकल 39 या 38, वहां पे दिया है कि क्या दिया है कि एक तो वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होने देंगे और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये कहाँ पे आर्टिकल 39 ये कहाँ पे आते हैं, पार्ट 4 में, एंड पार्ट 4 इज द डीपीएसपी। वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं करना है हमें। फिर देखिए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट्स टू प्रॉपर्टी। देखो यू नो राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट में था, लेकिन आर्टिकल 44 ने उसको कहाँ पे डाला, 300A, ओके। और 300A में उसको क्या, देखो लीगल राइट यस अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली, देखो सिटीजन्स ओनली बोल रहे हैं। फिर देखिए फंडामेंटल राइट्स तो ये बिल्कुल नहीं है, तो फंडामेंटल नाइदर लीगल राइट भी बोला, लीगल राइट क्यों नहीं है, लीगल राइट तो है ये। ठीक है, एक तो सिटीजन के लिए है या एनी पर्सन के लिए है। देखो पर्सन में सब कुछ आता है, मतलब सिटीजन्स भी आते हैं, बाकी कंपनीज भी पर्सन में आती है, तो इसका तो बहुत बार तो प्रॉपर्टी ये कंपनीज भी ओन करती है ना, तो इसका आंसर है सिटीजन्स नहीं एनी पर्सन, ओके। फिर देखिए 26 जनवरी 1950 पे कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जैक्ट स्टेटस क्या था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरन, सेक्युलर। देखो सेक्युलर वर्ड हमें पता है इंदिरा गांधी जी ने 42nd अमेंडमेंट से डाला है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो यहाँ पे भी सेक्युलर बोल रहे, तो सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इट इज द एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फिर देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये तो यूपीएससी का बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार पूछेंगे, ठीक है। इसको याद रखिए, इसका क्या है कि गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, इसलिए इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसको एब्सोल्यूट पावर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स इज लाइक एक्ट एज अ लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट, क्योंकि फंडामेंटल राइट सिटीजन को है, इसलिए गवर्नमेंट कैसे भी लॉ नहीं बना सकती।
मतलब अगर कोई लॉ अगर सिटीजन के राइट के अगेंस्ट जा रही तो उसको चेक करेगी कौन, जुडिशरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि गवर्नमेंट के पावर पे एक रिस्ट्रिक्शन डालता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द लिमिटेशन ऑन द गवर्नमेंट। ओके, सो आंसर डी है इसका। विथ रेफरेंस टू इंडिया, देखो हल्बी, हो, कुई, देखो इसमें आपको बस एक पता होना चाहिए, जैसे हो, आपने हो एंड मुंडा रिबेलियन पढ़ा होगा हिस्ट्री में। तो हो क्या है, वो रिबेलियन किसका रिबेलियन है, वो दैट इज अ ट्राइबल रिबेलियन। ठीक है, ट्राइब्स के ट्राइब ने जो रिबेल किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो वो था। ये डांस भी नहीं है, ये म्यूजिकल भी नहीं है, प्री नहीं है, दिस इज ट्राइबल लैंग्वेज। देखो ट्राइब है ना, तो हो एंड मुंडा, इससे मैंने भी उस टाइम निकाला था आंसर इसका। नेक्स्ट देखिए, भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए भारत रत्न क्वेश्चन पूछा है, नॉट करेक्ट। एंड पद्म अवार्ड टाइटल्स अंडर आर्टिकल, आपने कभी कॉन्स्टिट्यूशन में इनको देते हुए देखा है क्या? हाँ, नहीं ना। पद्मा अवार्ड्स विच वेर इंस्टीट्यूटेड इन द 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। तो एक तो ओनली बोल रहे हैं तभी गलत हो जाए, और ओनली वंस नहीं, दो तीन बार ये पद्मा अवार्ड, शायद दो बार सस्पेंड हुआ है। एक बार 1954 में और बाद में जाके शायद 1977 या 1995 में कभी तो हुआ है, तो ये दो बार हुआ है। एंड द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 5 इन अ पर्टिकुलर ईयर। देखो इस बार शायद 5 या 6 लोगों को मिला है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, तो इसका आंसर है 1 2 3, तीनों रॉन्ग है। ओके, एक तो इसमें भी देखो मैक्सिमम 5 ईयर ऐसा कभी नहीं है, 5 लोगों को दिया है पहले ऐसा भी नहीं है, ठीक है, कभी कभी दिया देते भी नहीं है। ओके, तो अगर ऐसा कुछ डायरेक्टली मेंशन होता तो किसी न किसी को दे भी देते, ठीक है, ऐसा नहीं होता लेकिन हर बार। सो ये बहुत ही मतलब तीनों भी वेग स्टेटमेंट है, ठीक है। सो दिस इज 1 2 3। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड एंड आर्बर डे फाउंडेशन, देखो ऑर्गेनाइजेशन दिया है, हम इसको गलत करेंगे, ठीक है। एक बार हमारा सही हुआ है वहां पे, वो हमारा गलत हो जाएगा, लेकिन बाकी दो तो सही आ रहे हैं, ठीक है। हैदराबाद was elected for the recognition for the year following its commitment to grow and maintain urban forest, this is right। इसका आंसर होगा 1 is wrong एंड सेकेंड इज करेक्ट। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको इसको जो ऑर्गेनाइजेशन वाला है आपको इसको मतलब याद रखना चाहिए, थोड़ा अप्लाई भी करना चाहिए। हाँ, एक अगर गलत भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी के सही आ रहे हैं ना। ओके, नेक्स्ट देखिए, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द लॉरस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, स्पोर्ट्स पे पूछा है। तो देखिए आई कैन कॉल दिस, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ ना कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम आंसर इसका। ये क्या बोल रहा है कि अमेरिकन गोल्फर टाइगर वुड्स, यू नो, आपको पता होगा इसके बारे में, फर्स्ट विनर ऑफ दिस अवार्ड, तो इनके बारे में आप तो आपको पता होगा। ये बोल रहे हैं फर्स्ट अवार्ड, हाँ यार दिया होगा, ये बहुत पहले का भी है, ठीक है, तो दिया हो सकता है। क्या बोल रहा है फिर, अवार्ड वाज रिसीव्ड मोस्टली बाय द फार्मूला वन प्लेयर सो फार, ठीक है। यहाँ पहले वो गोल्फर की बात कर रहा है, गोल्फर को पहले मिला, फिर बोल रहा है कि फार्मूला वन को सबसे ज्यादा मिला है, ऐसे बोल रहा है। मतलब ये मैक्सिमम स्टेटमेंट की बात कर रहा है, मैक्सिमाइजेशन बोल रहा है, ठीक है। फिर रॉजर फेडरर रिसीव्ड दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंपेयर टू अदर्स। अब देखो रॉजर फेडरर हम सबको पता है, ठीक है, ये टेनिस के मतलब जाने माने प्लेयर्स हैं, मतलब प्लेयर है ये। तो रॉजर फेडरर और बाकी के जो है, लेकिन इसमें देखो इसके कैसे निकालना है कि एक ही जो गेम को है इतने बार मिलना, मुझे लगता है कि दिस इज थोड़ा एग्जैजरेशन है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि यहाँ पे भी आप बोल रहे हो कि राजर फेडरर को मैक्सिमम नंबर में मिला है। देखो इस बंदे को आपको अगर इफ यू नो अबाउट हिम, ही वाज अ वेरी एफिशिएंट मतलब टेनिस प्लेयर, ठीक है, तो इसको मिल सकता है। लेकिन फॉर्मूला वन को मिलना मतलब ये थोड़ा निकाल सकते हो, क्योंकि कोई तो एक इसमें गलत है, तो दो या तीन को आप गलत कर सकते हो, तो इसमें जो दो है वो गलत है, तीन सही है, इसका आंसर 1 एंड 3 हो जाएगा। तो देखो दिस इज ऑल्सो डिफिकल्ट है, लेकिन आप थोड़ा इसमें एक एलिमिनेशन कर सकते हो, ठीक है। फिर देखिए 32nd समर ओलंपिक, देखो आपने अगर उस टाइम ओलंपिक के बारे में पढ़ा होगा तो पता होगा, उसका ऑफिशियल मोटो ऑफ न्यू वर्ल्ड नहीं था। फिर है ये बाकी सारे क्लाइंबिंग, सर्फिंग, ये स्केटबोर्डिंग, ये सारे देखो ये मल्टीपल फैक्ट्स है, और मल्टीपल फैक्ट्स मोस्टली करेक्ट होते तो दिस इज राइट एंड फर्स्ट इज गलत। देखो देखिए ऐसे कोई ऐसे मोस्टली ये जो मोटो या ऐसा कुछ होता है ना, यूपीएससी इसको भी गलत देता है। फिर देखिए नेक्स्ट, अब देखो ये जिनको अगर जो आप क्रिकेट फॉलो करते हो उनको आपको पता होगा ये चीज। देखो फाइनलिस्ट्स वेयर डिसाइडेड, मतलब आईसीसी वर्ल्ड चैंपियंस टेस्ट चैंपियनशिप, क्योंकि ये ऐसा वो फर्स्ट टाइम 2020 में या 2021 में ही मतलब इंट्रोड्यूस किया था ना इसको।
तो और इंडिया उस टाइम गया था, इंडिया और न्यूजीलैंड शायद, और न्यूजीलैंड जीता था वो मैच। देखिए फाइनलिस्ट वेर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वन, ऐसा कुछ नहीं होता, उनके पॉइंट्स के हिसाब से निकालते हो। और फिर देखिए न्यूजीलैंड वाज रैंक्ड अहेड ऑफ इंग्लैंड, बिकॉज अब देखो मैक्सिमम मैचेस जीते ऐसा नहीं है, ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस जीते ऐसा नहीं, अगर नंबर ऑफ मैचेस अगर अगर देखो, फॉर एग्जांपल इंडिया ने अगर 20 मैचेस खेले हैं तो उसमें से इंडिया ने 11 जीते और 9 हारे हैं, ठीक है, और बाकी किसी दूसरे ऑस्ट्रेलिया ने अगर 10 मैच जीत के 10 मैच खेल के 8 जीते और 2 हारे हैं, ठीक है, तो अगर इंडिया ने ज्यादा जीते इसका मतलब इंडिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसमें ना एक पॉइंट्स टेबल होता है, उस पॉइंट के हिसाब से मतलब जो फाइनल में जाएगा वो डिसाइड होता है उसमें। देखिए मतलब ये जिनको पता है स्पोर्ट्स के बारे में या क्रिकेट के बारे में उनको थोड़ा अच्छे से पता होगा ये, बाकी सबको पता हो आई डोंट एक्सपेक्ट दिस। ठीक है, न्यूजीलैंड वाज रैंक्ड अहेड बिकॉज इट वन मोर मैचेस, देखो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, वो ज्यादा जीता ऐसा नहीं है, उसके ज्यादा पॉइंट्स थे कि ज्यादा परसेंटेज में जीत सकते हैं ना कि ज्यादा मैचेस जीत सकते हैं, ठीक है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर द रॉन्ग, तो इसका आंसर होगा डी। तो देखिए दोस्तों, इसके साथ ही हमने 2021 का पेपर है वो हमने ख़त्म किया। देखिए थोड़े वीडियोस आने के लिए डिले हो रहा है क्योंकि बाकी सारे मतलब कुछ इश्यूज भी है, कुछ चीज़ें हैं। तो आप आई एक्सपेक्ट कि आप अच्छे से पढ़िए, और मतलब कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो इसमें। और बाकी देखिए बी मोटिवेटेड अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 20 दिन बचे हैं उसमें आपको मोटिवेटेड रहना है, रिवीजन करना है, ठीक है। तो देखिए 3R जो हम बोलते हैं ना, इसमें देखो रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, इस पे फोकस करिए। और बाकी देखिए उसमें अगर मैं आपको एक दो तीन चीजें बताऊं तो मैपिंग पे फोकस करिए, ठीक है। मैपिंग पे यूपीएससी काफी क्वेश्चन पूछता है, जैसे पिछले साल अबाउट 10 क्वेश्चन मैपिंग पे पूछे थे, उससे ज्यादा ही पूछे लेकिन मैं तो 10 बोल रहा हूँ। मैपिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए, और उसमें देखो मैपिंग पे क्या होगा, नेशनल पार्क है या बाकी जो कन्फ्लिक्ट एरियाज है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है, तो उनको थोड़ा आप देखिए अच्छे से। बाकी जो हमारे जो आपके जो स्ट्रेंथ है, जैसे पॉलिटी कोई स्ट्रेंथ होगा तो उसको भी थोड़ा अच्छे से करिए। तो ऐसे थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करिए, टाइम टेबल करिए 20 दिन का, ठीक है, और उसके हिसाब से पीवाईक्यू पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें करिए आप, अगर कुछ भी हो यू कैन कमेंट में कुछ मतलब बता सकते हैं, और इसमें कुछ आंसर्स के अगर कुछ गलत मैंने आंसर्स भी दिए तो आप उसको भी मुझे थोड़ा बता सकते हैं, ठीक है। तो ओके चलिए दोस्तों, इसके साथ ही हम ये ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।